1947 के आखिरी महीनों में अंबेडकर के विरोधियों का रवैया और आक्रामक हो गया। दंगों, राजनीतिक अस्थिरता और अफवाहों के माहौल में उनकी जान को लेकर खतरे की बातें सामने आने लगी। कुछ लोग खुले तौर पर यह कहने लगे कि अगर अंबेडकर नहीं रुके तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंबेडकर जानते थे कि शिक्षा ही वह ताकत है जो सदियों पुरानी गुलामी को तोड़ सकती है। उनका मजाक उड़ाया गया। कुछ जगहों पर छात्रों और शिक्षकों को खुले तौर पर धमकाया गया कि अगर वे अंबेडकर की संस्था से जुड़े रहे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। 1947 भारत के इतिहास का वह साल था जिसने आजादी की उम्मीद भी दी और इंसानियत की सबसे भयावह तस्वीर भी दिखाई। यह वह दौर था जब देश अंग्रेजों की गुलामी से निकलने को तैयार था, लेकिन समाज के भीतर नफरत, हिंसा और अविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थीं। हर तरफ अफवाहें फैल रही थीं, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे और सड़कों पर डर का साया मंडरा रहा था। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे पूरे देश में आग की तरह फैल चुके थे। कलकत्ता, नोआखाली, पंजाब, बिहार और बंबई जैसे बड़े शहर हिंसा की चपेट में थे। ट्रेनें रोकी जा रही थीं, यात्रियों को धर्म पूछकर मारा जा रहा था, घर घर में आग लगाई जा रही थी और मोहल्लों के मोहल्ले उजाड़ दिए जा रहे थे। बंबई, जिसे आज हम आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर कहते हैं, 1947 में भय और असुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। दिन में भी लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे और रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने ही पड़ोसी से डरने लगे थे। इसी अशांत और विस्फोटक माहौल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई में रह रहे थे, लेकिन उनकी चिंता केवल दंगों तक सीमित नहीं थी। अंबेडकर इस स्थिति को बहुत गहराई से समझ रहे थे। वे जानते थे कि दंगे एक दिन थम सकते हैं, लेकिन अगर समाज की सोच नहीं बदली तो नफरत पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। वे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली और सामाजिक समानता नहीं मिली तो यह आजादी कुछ ही लोगों के लिए होगी और बाकी समाज के लिए एक धोखा बन जाएगी। उस समय ज्यादातर नेता सत्ता के हस्तांतरण, मंत्रालयों और कुर्सियों की राजनीति में उलझे हुए थे, लेकिन अंबेडकर समाज की बुनियाद को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि जाति व्यवस्था, छुआछूत और शिक्षा से वंचित करोड़ों लोग अगर वैसे ही रह गए तो आजादी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी। 1947 के दंगों ने अंबेडकर को यह और साफ दिखा दिया कि धर्म के नाम पर फैलाई जा रही हिंसा असल में सत्ता और प्रभुत्व की लड़ाई है। यही कारण था कि उनके विचार कई ताकतों को असहज करने लगे। कट्टरपंथी संगठन, जातिवादी समूह और कुछ राजनीतिक लोग उन्हें अपने लिए खतरा मानने लगे। कोई उन्हें हिंदू विरोधी कहने लगा, कोई उन्हें देश को तोड़ने वाला बताने लगा और कोई यह प्रचार करने लगा कि अंबेडकर समाज में जहर फैला रहे हैं। लेकिन अंबेडकर डरने वालों में से नहीं। वे साफ कहते थे कि जो समाज सवाल पूछने से डरता है वह कभी न्याय नहीं कर सकता। इसी दौर में उनके भीतर यह दृढ़ निश्चय और मजबूत हुआ कि भारत को सिर्फ आजादी नहीं बल्कि एक ऐसा संविधान चाहिए जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान और अधिकार दे सके। इसी सोच के साथ शिक्षा उनके संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बनी। अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक अधिकार तब तक बेकार हैं जब तक समाज शिक्षित नहीं होता। इसी उद्देश्य से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। 15 जनवरी 1947 के आसपास इस संस्था की शैक्षणिक गतिविधियां तेज कर दी गईं। यह संस्था केवल स्कूल और कॉलेज खोलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का आधार बन रही थी। उस समय उच्च शिक्षा पर कुछ गिने चुने वर्गों का कब्जा था। दलित, पिछड़े और गरीब समाज के लिए न तो अच्छे स्कूल उपलब्ध थे, न हॉस्टल, न पुस्तकालय और न ही ऐसा माहौल जहां वे बिना डर के पढ़ सके। अंबेडकर जानते थे कि शिक्षा ही वह ताकत है जो सदियों पुरानी गुलामी को तोड़ सकती है। वे यह भी जानते थे कि अगर दलित समाज शिक्षित हो गया तो सामाजिक ढांचा हिल जाएगा, और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। जैसे जैसे पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया।
कुछ अखबारों में अंबेडकर के खिलाफ जहरीले लेख छापे जाने लगे। कुछ सभाओं में उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया। कुछ जगहों पर छात्रों और शिक्षकों को खुले तौर पर धमकाया गया कि अगर वे अंबेडकर की संस्था से जुड़े रहे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। लेकिन अंबेडकर अपने रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। वे कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसे पीने वाला ही दहाड़ सकता है। उनके लिए शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच की कुंजी थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी दरअसल उस भारत की नींव रख रही थी जो आने वाले समय में संविधान के जरिए समानता और न्याय की बात करेगा। इसी बीच 1947 के आखिरी महीनों में अंबेडकर के विरोधियों का रवैया और आक्रामक हो गया। दंगों, राजनीतिक अस्थिरता और अफवाहों के माहौल में उनकी जान को लेकर खतरे की बातें सामने आने लगी। कुछ लोग खुले तौर पर यह कहने लगे कि अगर अंबेडकर नहीं रुके तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ताकतें चाहती थीं कि वे चुप हो जाएं, समझौता कर लें या अपने विचारों को नरम कर लें। लेकिन अंबेडकर ने साफ कर दिया कि उनकी जान से ज्यादा उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। वे जानते थे कि अगर वे डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा डर में जिएंगी। 1947 का यह संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, यह भारत के भविष्य का संघर्ष था। अंबेडकर हर खतरे के बीच संविधान की कल्पना को जिंदा रखे हुए थे। वे जानते थे कि इतिहास ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। यही कारण है कि तमाम विरोध, धमकियों, असुरक्षा और अकेलेपन के बावजूद उन्होंने अपने रास्ते से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आज जब हम मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे 1947 का डर, दंगे, नफरत, संघर्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अडिग साहस छिपा है। अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं थे, वे उस अंधेरे दौर में भारत की अंतरात्मा थे और इतिहास गवाह है कि विचारों को कभी मारा नहीं जा सकता।